मदरसा बैकग्राउंड से लेकर फिर स्कूल, हाई स्कूल और फिर इंटरमीडिएट एंड देन अगेन एक आईटी प्रोफेशन में। यूएस में हम रहे 6 साल, फिर हमको भेज दिया, रिलोकेट कर दिया। क्या फर्क है यूएस और कनाडा? आई डोंट थिंक इट्स मच डिफरेंस। अच्छा, ऑलमोस्ट सेम है। दूसरा ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस इंडिया में जीरो समझ, टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं उसको, वो बहुत कम है वहाँ। कनाडा के लिए रिक्वायरमेंट है कि आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं कनाडा में जाकर के, कनाडा में जॉब अप्लाई करने के लिए वर्किंग एक्सपीरियंस किसी भी फील्ड में। ठीक है, जितना यंग रहेंगे उतना आपका पॉइंट एडेड एडवांटेज है। हाँ, तो ये सबसे इजी है और आसान है। और उसके बाद सेकेंड ईयर स्टूडेंट खुद मैनेज कर, ये समझिए कि 15 आवर्स एज एन एवरेज $15 पर आवर मिलते हैं। यहाँ पे लोग ऐसे भी थोड़ा सा एटीट्यूड में रहता है कि हमारा क्रीज गंदा ना हो, हम छोटे मोटे काम नहीं करें। हाँ, वहाँ पढ़ाने का काम करता ही नहीं है स्टूडेंट वहाँ पढ़ाने का काम करता ही नहीं। विमर्श परामर्श के आज के इस ख़ास एपिसोड में हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं नजमुस साकिब साहब। प्रोफेशन से इंजीनियर हैं, रहने वाले पूर्णिया कस्बा ब्लॉक के मजगवा गांव के हैं, लेकिन अररिया शहर के दामाद हैं। गैयारी इनका ससुराल हुआ। बेसिक एजुकेशन आपकी मदरसे से हुई है और फिर उसके बाद आपने इंटरमीडिएट पूर्णिया से मुकम्मल किया है। उसके बाद फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली से आपने इंजीनियरिंग की है वहाँ से, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ डिफरेंट कंपनीज़ में बतौर आईटी प्रोफेशनल के आपने काम किया। तकरीबन 17-18 साल का एक्सपीरियंस है आपका बहैसियत आईटी प्रोफेशनल के। फिर उसके बाद हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में काम करने के बाद फिर आप अमेरिका गए, एक लंबा वक्त आपने अमेरिका में गुजारा, और अभी इस वक्त जो है फ़िल वक्त कनाडा में तकरीबन 1 साल से बहैसियत आईटी प्रोफेशनल के महिंद्रा के अंदर जो है अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हम सबसे पहले तो नजमुस साकिब साहब आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं, शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। हम शुरू यहाँ से करते हैं कि पहले आप अपने इस सफ़र पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि एक मदरसे का तालिब इल्म, मदरसे में जाहिर सी बात है उर्दू मीडियम से ही पढ़ाई होती होगी जी, और फिर आपने दिल्ली तक का सफ़र तो समझ में आता है, फिर उसके बाद अमेरिका और फिर कनाडा, तो किस तरह का रहा ये सफ़र? बहुत बहुत शुक्रिया आपका अफान कामिल साहब एंड पूरे संवाद टीम का कि हमें पे यहाँ बुलाया और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया। मैं बताना चाहूँगा कि सही कहा आपने कि एक सफ़र फ्रॉम मदरसा बैकग्राउंड से लेकर फिर स्कूल, हाई स्कूल और फिर इंटरमीडिएट एंड देन अगेन एक आईटी प्रोफेशन में जाना सही मायने में एक बहुत ही कठिन रहा है ये। और पहले आप जानते होंगे कि ये 90s में हमारा मदरसा एजुकेशन स्टार्ट हुआ और हम 95 तक मदरसे में रहे, वस्तानिया 4 रूम तक अपना वस्तानिया किया मदरसे से, पढ़ कर किया, सिर्फ एग्ज़ाम नहीं दिया है? नहीं, पढ़ा भी है, एग्ज़ाम भी दिया है। ठीक है, मतलब नहीं जैसे आजकल एग्ज़ाम का ट्रेंड ज़्यादा है। हाँ, वो आप जो कह रहे हैं उस वक्त जो पढ़ाई होती थी, ठीक है, किया वस्तानिया से। फिर हम फादर सोचे कि कहाँ जाना है, किधर जाना है। मैंने अपना फिर हाई स्कूल वहाँ से किया, रामबाग हाई स्कूल, पूर्णिया रामबाग हाई स्कूल से आपने। वो एक बहुत डाइवर्स सिचुएशन हो गया वहाँ पे, एक उर्दू मीडियम से जाकर के डायरेक्ट हिंदी मीडियम में जाना। आप मदरसे में हिंदी उतनी पढ़ाई होती नहीं थी, मुश्किल हो रहा था, काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो कौन सी क्लास में एडमिशन हुआ था? 8th में हुआ था। 8th से पहले की जो भी तालीम थी वो उर्दू मीडियम में थी, उर्दू में थी। तो 8th का स्टैंडर्ड आप समझ सकते हैं कि 8th का स्टैंडर्ड साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस सारा हिंदी में होना। तो इनिशियली हमारा जो 2-3 दिन का स्कूलिंग था रामबाग हाई स्कूल में, वो पूरा समझिए कि पूरा हम फेडअप हो गए। एक फ्रस्ट्रेशन था कि अब कहाँ आ गए हम। ठीक है, तो फिर एक क्लास हमें मिला उर्दू का वहाँ पे, कि उर्दू क्लास जो कि हिंदी बच्चे थे और उर्दू बच्चे थे। तो हिंदी बच्चे अपने हिंदी मीडियम, हिंदी का एक लैंग्वेज ऑप्शनल क्लास होता है, वो चले जाते हैं उसमें, और उर्दू बच्चे जो होते हैं उर्दू क्लास में चले जाते हैं। तो हमारा उर्दू की क्लास आया। जब उस क्लास में हम गए तो मुझे पता चला कि हाँ, मेरे में भी कुछ नॉलेज है, मैं भी कुछ जानता हूँ। एक कॉन्फिडेंस आया वहाँ पे। तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ उसमें मुझे नॉलेज है,
तो इसका मतलब है हम ग्रास्प कर लेंगे उधर दूसरे सब्जेक्ट में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेहनत की, 2 साल हम हॉस्टल में रहे वहाँ पे, हॉस्टल में रह के बहुत मेहनत किया। उसके बाद जब बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना था 98 में, तो फिर मैं बाहर चला गया हॉस्टल से और एक ट्यूटर को पकड़ा, वहाँ से बाहर से रह करके फिर सुबह शाम कोचिंग करते गए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके इंटरमीडिएट वहाँ से किया, मैट्रिक किया वहाँ से अभी। अच्छा, 98 में मैट्रिक किया वहाँ से, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स से फर्स्ट डिवीज़न मैट्रिक किया। फिर इंटरमीडिएट में फिर वो सब्जेक्ट चॉइस बहुत ही मुश्किल था, मैथ्स लिया जाए कि साइंस लिया जाए। कुछ लोग कहते थे कि नहीं डॉक्टर की तरफ जाओ, कुछ कहते थे इंजीनियर की तरफ जाओ। तो अपना एक कोई एट द टाइम राइट, उस समय अपना कोई चॉइस नहीं होता था, लोगों के सजेशन पे चलना पड़ता था। ठीक है। अब फिर हमने वहाँ पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चुना वहाँ पे, तो अब फिर वहाँ पे जाकर के सारा का सारा फिर इंग्लिश मीडियम हो गया, एक हिंदी मीडियम हो गया, फिर वहाँ से सारा सब्जेक्ट फिर इंग्लिश मीडियम हो गया। तो सारा इंटरमीडिएट फिर हम लोग 2 ईयर्स जो है इंग्लिश मीडियम किए। और फिर हम वहाँ से पूर्णिया से इंटरमीडिएट करने के बाद फिर हम सोचा कि फिर दिल्ली की तरफ रुख किया जाए IIT के प्रिपरेशन के लिए। बट एट द सेम टाइम हमने वहाँ पे एक जामिया पॉलिटेक्निक का एक फॉर्म भी फिलअप कर दिया पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए, डिप्लोमा के लिए। तो उसमें सिलेक्शन हो गया। फिर लोगों को कहना था कि अब सिलेक्शन हो गया तो ले लो, और उस पॉलिटेक्निक के बेस पे हमें कैंपस सिलेक्शन, ऑफ कैंपस सिलेक्शन हुआ। मैं न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, उसमें हमने ज्वाइन किया। उनके ज्वाइन के साथ में आपका कंप्यूटर साइंस था? कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और वहाँ से फिर मैंने BE के लिए फिर एंट्रेंस क्वालिफाई किया जामिया से। आपने फिर BE किया इवनिंग कोर्स जामिया से, इवनिंग कोर्स जो है जामिया में जी। तो 4 साल जॉब प्लस इवनिंग क्लासेस BE कंप्लीट किया। फिर जॉब के साथ जॉब स्विच करता गया। तो एक डाइवर्स था, उर्दू से लेकर के हिंदी मीडियम जाना, हिंदी मीडियम से लेकर इंग्लिश में जाना, फिर जाकर के कंप्यूटर चेंज हो जाना। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमने BE किया, के बाद जॉब करते रहे। फिर बीच में हमको मौका मिला मास्टर्स करने का, टेक किया। इस बीच में जॉब चलती रही जी। जिस वक्त हम M.Tech कर रहे थे तो हम अभी के टेक महिंद्रा में थे। टेक महिंद्रा ने हमें अपॉर्चुनिटी दिया, फाइल किया उन्होंने मेरा US का वीज़ा। US में कितने साल आप रहे वहाँ? US में हम रहे 6 साल, 2014 से लेकर के 2020 तक। 6 साल तक? 6 साल हम US के बाद फिर आप कनाडा? फिर हमको भेज दिया, रिलोकेट कर दिया कनाडा। US में कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि मैं फिर वहीं वापस लौटूंगा कि एक मदरसे का तालिब इल्म, फिर वो हिंदी जाता है, फिर इंग्लिश जाता है, फिर वो सीधा एक्सेंट भी उसका चेंज हो जाता है, फिर वो US चला जाता है अमेरिकन इंग्लिश को समझना, तो उसमें काफ़ी फ़र्क आ जाता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम रहा है कि जिस भी फील्ड में गए या जिस भी सब्जेक्ट में गए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी है और हमें कभी परेशानी नहीं हुई। तो और अब मेरा सबसे बड़ा एक एडवांटेज का ये था कि चाहे वो एकेडमिक एजुकेशन हो, चाहे वो हमारा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो, उनके साथ साथ हमारा लर्निंग कर्व भी बढ़ता जा रहा था। हम एक्स्ट्रा करके लर्न भी करते थे, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो IT सेल्फ लर्निंग मोटिवेशन। हमारा जो अभी भी एक नेगेटिव पॉइंट है वो है इंग्लिश कम्युनिकेशन, अभी भी है स्टिल बिकॉज यू नीड ए गुड कम्युनिकेशन स्किल व्हेन यू आर एट एन मैनेजरियल लेवल। सो मैनेजिंग लेवल पे अब जाते हैं तो आपको लैकिंग है जो दिखती है बट यह है कि अभी जितना काम हमारा चलना चाहिए उतने के लिए इनफ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक लीडर भी अच्छा मिला जो मुझे लीड करता था। उन्होंने हमेशा गाइड किया। इंटरनल ट्रेनिंग्स जो हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है, उन ट्रेनिंग्स में हमें इनरोल कराया। उन ट्रेनिंग से फिर हम सीखे सारी चीज़ें। अभी US और कनाडा के इन्वायरमेंट में क्या फ़र्क लग रहा है? वर्किंग इन्वायरमेंट, वर्किंग कल्चर दोनों जगह पे, या बल्कि तीनों की हम बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान का एक वर्किंग कल्चर है जी, और ये कॉर्पोरेट वर्किंग कल्चर ही की हम बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान का एक वर्किंग कल्चर है, फिर US का है, अभी आप फिर कनाडा का देखिए, क्या फ़र्क लग रहा है? US और कनाडा आई डोंट थिंक इट्स मच डिफरेंस। अच्छा, ऑलमोस्ट सेम है। जो एक कल्चर होता है ना काम करने का, वो एक टू द पॉइंट होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। हाँ तो हाँ या ना तो ना। अगर हो सकता है तो हो सकता है, नहीं हो सकता है नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा। नो डिप्लोमेसी, ठीक है। तो ये ऑन द अपोजिट साइड आप यहाँ पे आए कि आप मैनेजर को ना नहीं कर सकते, वहाँ कर सकते हैं, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकते हैं और लॉजिकल रीजनिंग दे सकते हैं कि इस वजह से नहीं हो सकता, ठीक है।
तो ये वहाँ पे आप कर सकते हैं, क्लाइंट से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्लाइंट को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के अपनी सारी चीज़ लॉजिकल अगर क्लाइंट को प्रूफ कर दिया तो वो हमेशा आपको ट्रस्ट करेगा। दूसरा ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस इंडिया में जीरो समझिए या फिर थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर मतलब कि 9 आवर्स वर्किंग आवर्स हैं। आप सुबह 9 बजे उठते हैं, मॉर्निंग 9 बजे उठ के ऑफिस ज्वाइन करते हैं, फिर वहाँ से 6 PM आए, और ऑफिस के आने के बाद फिर आपको उतना टाइम नहीं मिलता अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने का। ये इंडिया में मतलब कि आप सुबह से शाम तक रात तक बिल्कुल ऑफिस में ही बिजी आपके हैं। पास अपनी फैमिली के लिए वक्त नहीं है। राइट। और 9 आवर्स तो 9 आवर्स आपके ऑफिस में प्लस 1 आवर अप एंड डाउन, आप समझ लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप कम्यूट कर रहे हैं, तो अप्रॉक्स 11 आवर्स की जर्नी, 11 आवर्स वर्किंग आवर समझिए आप। तो इसलिए यहाँ पे टाइम ज़्यादा जा रहा है, लेकिन बनस्बत वहाँ पे कम्यूट टाइम आपका कम है, प्लस ऑप्शंस हैं। हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन आपको वर्क फ्रॉम होम मिलता है, एटलीस्ट 2 दिन एटलीस्ट हर कंपनी प्रोवाइड करती है कि आप वर्क फ्रॉम होम करें। वर्क फ्रॉम होम करने से क्या होता है कि आपका टाइम बच जाता है, कम्यूट टाइम बच गया, प्लस लेकिन वर्क फ्रॉम होम में भी वही रहता है, वर्किंग आवर वही रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर वर्किंग आवर में आप 9 to 6 तो आप ऑफिस में है, अगर आपका कोई पर्सनल काम है तो नहीं कर सकते आप वर्क उस दिन में, राइट। तो आपको फिर आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, हाफ डे पे काम होने के लिए आपको ऑफिस विजिट ही करना पड़ेगा मैक्सिमम टाइम, ठीक है। वर्क एफिशिएंसी वहाँ ज़्यादा होगी, वर्क एफिशिएंसी ज़्यादा है वहाँ पे, और टाइम जो टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं उसको, वो बहुत कम है वहाँ पे। क्विक हो जाता है काम वहाँ पे, आपका भाग दौड़ करने नहीं है, यहाँ पे ऑफिस में जाना नहीं है, किसी का वो फिर पैसे की वजह से अटका पड़ा है आपका काम, वो सब चीज़ें इस तरह की चीज़ें आप कह सकते हैं एक तरह से जिसको हम करप्शन कहते हैं, करप्शन जी, वो चीज़ें उस तरह की नहीं है जिस तरह की यहाँ पर है। यूएस में आप रहे और फिर कनाडा में भी, तो एक तो जो नॉर्मली ऑन साइट लोग जाते हैं, जो कंपनीज भेजती है, जैसे आपको उन्होंने भेजा, तो वो तो कंपनी भेजती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री। उसके अलावा भी काफ़ी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, कनाडा में काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, यूएस में भी, और भी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी लोग काम कर रहे हैं। तो किस किस तरह का काम है, या क्या क्या ऑप्शंस हैं एक आम स्टूडेंट के लिए, या एक आम नागरिक के लिए, आम लोगों के लिए, जो अगर अपॉर्चुनिटी उस तरह की है उनको पता चले तो वो मूव कर सकते हैं, बेटर ऑप्शंस अगर उनको दिखे। जी, 2 तरीके से आप काम करने वहाँ जा सकते हैं, 2 तरीके से, कनाडा या यूएस। पहला ये है कि वर्किंग थ्रू कंपनी आपको भेज दे, कंपनी में कार्यरत है, हाँ, वो आपको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दे, उसमें भेज सकते हैं जो यूएस में है, ठीक है। और ये कनाडा में भी एप्लीकेबल है। कनाडा में प्लस एडिशनल ये है कि आप, एक होता है FSW प्रोग्राम, फॉरेन स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, कनाडा के लिए रिक्वायरमेंट है कि आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं कनाडा में जाकर के, कनाडा में जॉब अप्लाई करने के लिए। अच्छा, ठीक है। तो वो प्रोग्राम होता है इंडिया में? नहीं, कनाडा, हाँ, इंडिया हर पूरे और वर्ल्ड के लिए एक तरह से वो कनाडा का प्रोग्राम है, कनाडा एंटर करने के लिए कनाडा बिफोर एंटरिंग। हाँ, तो वो प्रोग्राम में क्या होता है कि आप, जैसे आपको 5 या 6 ईयर्स का इंडिया का एक्सपीरियंस हो गया, आप चाहते हैं कि हम मूव करें जॉब के लिए, कनाडा मूव करें, ठीक है। तो उसके लिए जो कनाडियन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया FSW प्रोग्राम, उसके तरह सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप अगर वो मीट करते हैं तो आप उस प्रोग्राम के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए, जॉब के लिए, वहाँ पे, वहाँ के किसी भी जॉब के लिए एक बार वहाँ पे लैंड कर जाइएगा, फिर वहाँ पे रह करके आप जॉब तलाश कर सकते हैं। आपको एंट्री मिल जाएगी, उसके बाद फिर वहाँ पे आप जॉब तलाश, जैसे लोग वहाँ के लोग सर्च करते हैं वैसे आप सर्च कर सकते हैं। जी, वैसे सर्च कर सकते हैं। तो उसमें से आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मोस्टली आपकी वर्किंग एक्सपीरियंस मोर देन 3 इयर्स होना चाहिए एटलीस्ट, एक्सपीरियंस किसी भी फील्ड में। मैक्सिमम जो लोग चूज करते हैं, जो डिमांडिंग फील्ड्स है वहाँ पे, लाइक मेडिकल फील्ड में है। मेडिकल फील्ड मतलब क्या? डॉक्टर के अलावा क्या? रेडियोलॉजिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट है, नर्सिंग है, ये सारी चीजें हैं वहाँ पे। दूसरा ये फिजियोथेरेपी है गया, पैथोलॉजी हो गया, डेंटिस्ट हो गया, हर एक चीज मेडिकल लाइन में, हर एक चीज समझिए, वो एसेंशियल्स में आते हैं वो सारी चीजें। तो वो उनका डिमांड काफी ज्यादा है। दूसरा ये है कि आईटीज में हो गए, आईटी में कंप्यूटर नेटवर्क इंजीनियर, कंप्यूटर आईटी डिजाइनर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, टेस्टर्स, वो सारी चीज़ें आईटी में हो। तीसरा हो गया मैनेजमेंट में। अच्छा, मैनेजमेंट में आपका सेल्स मैनेजमेंट है और सॉफ्टवेयर मार्केटिंग मैनेजमेंट है,
वो सारी चीज़ में आप जा सकते हैं। अगर एजुकेशन में भी कुछ चीज़ें हैं क्या? एजुकेशन में भी है, एजुकेशन सेक्टर में भी है, एजुकेशन में जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा बहुत टफ क्राइटेरिया कुछ और डिफरेंट है। उसके लिए कुछ और एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन आपको चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस दिखाने के मतलब लिए। ये अच्छी बात है जी वहाँ के लिए टीचिंग के लिए बहुत हार्ड क्राइटेरिया है, चाहे दोनों के लिए, यूएस के लिए और कनाडा के लिए। अच्छा। जी तो इन सारे प्रोग्राम, ये एक क्राइटेरिया हो गया आपका एक्सपीरियंस का। दूसरा क्राइटेरिया है कि आप एज, बेसिकली उसका एक पॉइंट्स है, पॉइंट सिस्टम में आपको आना पड़ेगा। ठीक है, जितना यंग रहेंगे उतना आपका पॉइंट एडेड एडवांटेज है। हाँ, वो एक added तो 29 एज अगर आप 29 एंड बिलो है तो आपको 100% मार्क्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फर्दर अगर आप एडिशनल एज अगर होता है तो 5 मार्क्स आपको कट होता जाएगा। तीसरा सबसे बेहतरीन और सबसे आसान तरीका ये होता है, जो आप देख रहे हैं कि इतने लोग वहाँ पे बाहर में काम कर रहे हैं, जिसका फैमिलीज है वहाँ पे, उसके लिए एडेड एडवांटेज भी है, उसके लिए पॉइंट्स मिलता है। अगर आपके सिबलिंग्स है, आपके फैमिली है वहाँ पे, तो आपको अलग से 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलता है। वहाँ रह रही है, हाँ, आपकी कोई फैमिली है, हाँ, ब्लड रिलेशन अगर कोई है वहाँ पे ऑलरेडी, अगर कोई जाना चाह रहा हो तो उसके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि एडिशनल 15 पॉइंट्स कनाडा के लिए, इवन यूएस के लिए भी। अच्छा, यूएस के लिए, इवन यूएस के लिए भी ब्लड रिलेशन में एक बेनिफिट वो हो जाता है, एक बेनिफिट हो जाता है। अच्छा, इसीलिए आप चाहे देखिएगा कि हम लोग तो वहाँ पे पूरा लोग हर एक कोई ना कोई एक रिलेशन वहाँ पे है, एडिशनल उसको पॉइंट मिलते हैं और इजीली उनका सबसे पहले इन्विटेशन आ जाता है, उसको वेट करना नहीं पड़ता। तो एक ऑप्शन ये है कि इस मतलब ये FSW प्रोग्राम से जाएं। ठीक है, प्रोग्राम के थ्रू जाएं। दूसरा होता है स्टूडेंट वीज़ा पे, ये सबसे इजी है और आसान है और अच्छा भी है। हम ये कह सकते हैं कि आपने जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में है, स्पेशली इन सीमांचल एरिया में, लोग इनको जानते भी नहीं है कैसे इंटर करना है। लोग नहीं देते हैं इसको प्रायोरिटी कि हमें मास्टर्स वहाँ से करना है, कहीं दूसरी बाहर जगह से करना है, यूके से करना है या यूएस से करना है या कनाडा से करना है। तो अगर आप मास्टर्स में प्रोग्राम में जाते हैं तो इजीली वीज़ा अप्रूव हो जाता है, उसमें कोई पॉइंट्स की नहीं, सिर्फ IELTS चाहिए आपको। IELTS कोई इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, 2-3 इन लैंग्वेज टेस्ट कनाडा के लिए है या यूएस के लिए, जो आपका एक्सेप्टेड है वहाँ के लिए, अप्रूव्ड है। TOEFL है, IELTS है, और दूसरा कनाडा के लिए CELPEP है। ठीक है, तो उसमें से आपका 6.5 आउट ऑफ 9 आपको मिनिमम चाहिए। मतलब ये इंग्लिश एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, इंग्लिश एलिजिबिलिटी टेस्ट है। मतलब आप वहाँ पे जाके कम्युनिकेट करते हैं, रीड कर पाते हैं, को आप समझ पा रहे हैं। जी। बेसिकली इसमें 4 पैरामीटर्स हैं। एक है राइटिंग है, आप राइट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं अच्छा, एक अच्छे पैराग्राफ्स। दूसरा ये है कि लिसनिंग है, आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं करते हैं, आप बातें समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं। तीसरा स्पीकिंग है, और चौथा आपका रीडिंग, पैसेज रीडिंग। अगर डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आते हैं पैसेज में, रीडिंग में। कि आप ये कह रहे हैं कि सबसे इजी उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स वहाँ से करना चाहते हैं। मास्टर्स वहाँ से करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स ये कि कुछ इंग्लिश टेस्ट हैं जी, जो वहाँ की गवर्नमेंट उसके बाद ही अलाउ करती है, क्राइटेरिया के अंदर है, और वो TOEFL है, IELTS है, और एक और किसका नाम बताया आपने? CELPEP है कनाडा के लिए जी। तो ये इनके जो टेस्ट होते हैं, ये मतलब क्या बहुत डिफिकल्ट होते हैं? ये डिफिकल्ट नहीं होती है, ये उन लोगों के लिए जो अगर ऑलरेडी शुरू से ही इंग्लिश बैकग्राउंड में पढ़े हुए हैं, उन लोगों के लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह यहाँ पे सारी चीज़ें इंग्लिश वर्क में है, तो इजीली मुश्किल नहीं है। और चूंकि जो स्टूडेंट है ऑलरेडी जो बीटेक या ग्रेजुएशन यहाँ से किया हुआ है, वही मास्टर्स करने जाएगा, तो उसके लिए जरिए डिफिकल्ट उनके लिए है जिनको पॉइंट घटता है। ठीक है, अच्छा, तो ये इंग्लिश में जितना ज़्यादा मार्क्स आता जाएगा उसका पॉइंट बढ़ता जाएगा। अच्छा, उसमें अगर ज्यादा स्कोर करेंगे तो फिर पॉइंट्स आपको, हाँ, एडेड एडवांटेज मिलेगा, पॉइंट्स बढ़ेगा। अच्छा, ठीक है, ये लेकिन ये बहुत मुश्किल नहीं है, 6.5 स्टूडेंट के लिए बहुत इजी है, ले आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसके थ्रू उनको एजुकेशन, मतलब वहाँ की यूनिवर्सिटीज में उनका एडमिशन हो जाएगा। वहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है वो तो शायद बहुत वो डिफरेंट है, वेरीज करता है। हायर यूनिवर्सिटीज़ में अगर जाइएगा जो उसके गुड रैंक्स हैं, तो उसके लिए आपको 30 to 40,000 पर एनम डॉलर, कैनेडियन डॉलर हम बोल रहे हैं अभी। अच्छा। ठीक है, तो जो कि आपका अगर 40,000 लेके चल रहे हैं तो 24-25 लाख रुपए आता है, वो आपको 1 साल के लिए दिखाना है। ठीक है, और वहाँ पे पर सेमेस्टर आपका फीस होती है, तो आप 20,000 18 to 20,000 एक सेमेस्टर का फीस है। 4 सेमेस्टर आपको मास्टर्स का है, तो 1 सेमेस्टर का इनिशियल जाने के लिए आपको समझिए 1 ईयर का आपको सिर्फ बैंक में दिखाना है, 1 ईयर का 1 साल की फीस आपको बैंक में दिखाना है कि आपके अकाउंट में 1 साल की फीस है कि नहीं। जी। अच्छा, वो डिपॉजिट नहीं है, हाँ, वो स्टेटमेंट आपको दिखाना है
कि है हमारे पास। जब आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा तब आपको वहाँ के अकाउंट में सिर्फ $10,000 आपको पे करने डिपॉजिट करने हैं वहाँ के अकाउंट में, ठीक है, ताकि आप 1 साल का सस्टेनमेंट कर सकें वहाँ पे, आप ये दिखा सकें हम अपने 1 साल के लिए रह सकते हैं, ये है। पैसे हैं प्लस जो 15,000 या 18,000 आपका जो है फीस, वो आप यहाँ से सेमेस्टर में पे करके ही जाएंगे आप, तो पे करना है। तो 1 साल की फीस आपको देनी है एक तरह से, हाँ, आपको रखनी है, वो रखनी है। उसके बाद सेकेंड ईयर स्टूडेंट खुद मैनेज कर लेता है, क्योंकि वहाँ पे आपको 20 आवर्स पर वीक काम करने का मौका मिलता है। अच्छा, गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज्ड है, स्टूडेंट्स है, हाँ, वर्क करने के लिए 20 आवर्स इन अ वीक, एक हफ्ते इन वीक मिलता है जी। तो 4 वीक आपको समझिए 80 आवर्स आप ये समझिए कि 15 आवर्स एज एन एवरेज $15 पर आवर मिलते हैं स्टूडेंट को वहाँ पे, अगर कोई भी जो छोटा जॉब करेगा। एवरेज $15 पर आवर मिलता है इसको। अच्छा। तो $1200 आपको वहाँ पे आप मंथली इजीली कमा सकते हैं। जो स्टूडेंट्स जॉब करते हैं वो किस किस तरह का जॉब है जो वो करते हैं? जैसे हमारे यहाँ अगर कोई जॉब की बात आती है, कोई स्टूडेंट जो है वो खुद से कमा करके फिर अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो मेरे ख्याल से उसमें 99% लोग जो है वो ट्यूशन ही पढ़ाते हैं। हाँ, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन उनके पास या तो है नहीं या उनको समझ में नहीं। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है नहीं, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लोग वैसे भी थोड़ा सा एटीट्यूड में रहता है कि हमारा क्रीज गंदा ना हो, हम छोटे मोटे काम नहीं करें, वो नहीं करें, काम अपनी पसंद का हो, वो चीज़ है अपने मिजाज। तो अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है और अच्छा आपका आईटी या जिस फील्ड में आप करने जा रहे हैं उस फील्ड का अच्छा नॉलेज है, तो आपको उसी फील्ड में ही वही पार्ट टाइम जॉब मिल सकता है इजीली। अच्छा, ठीक है। दूसरा ये है कि लोग छोटे छोटे एडवर्टाइजिंग कंपनी में जहाँ पे सपोर्टिंग फील्ड की ज़रूरत होती है, सपोर्टिंग पीपल की ज़रूरत, स्टाफ की ज़रूरत होती है, वहाँ पे लोग ज्वाइन कर लेते हैं। लोग उबर और टैक्सी भी चलाते हैं। कोई और दूसरे फील्ड में, क्योंकि फील्ड हमारा आईटी है, अगर हमें इसमें नहीं मिल रहा है, कोई जाकर स्टोर मैनेजर में खुलते हैं, तो उनको सर्वाइवल चाहिए, सिर्फ समझे 20 आवर सर्वाइवल चाहिए, ताकि हम गार्जियन को अपने इलाके की तरह का ही नहीं, हमारे हिंदुस्तान का जो परसेप्शन है काम करने का, वो ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट जो वो सिर्फ पढ़ाने का ही काम करे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पढ़ाने का काम ही नहीं, परसेप्शन लॉकिंग के लिए वहाँ परसेप्शन लॉकिंग, वहाँ पढ़ाने का काम ही नहीं, काम करता ही नहीं है स्टूडेंट वहाँ पढ़ाने का काम करता ही नहीं है। अच्छा, ये है ही नहीं, उसके अलावा कुछ और काम करता है वो, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो हमारे ख्याल से यहाँ भी प्रमोट करने की जरूरत है। इसके अलावा भी आप काम कर सकते हैं जी, आप जो काम भी करें, कोई दिक्कत नहीं है जी। किसी का अकाउंट देख सकते हैं, कहीं पे आपका फाइनेंस का अगर आपको एक्सपीरियंस है कहीं जाके हेल्प कर सकते हैं। ऑलरेडी इवन हम पेपर वगैरह भी बांट सकते हैं, जी, काम भी कर सकते हैं, होटल रेस्टोरेंट में रह सकते हैं, जी कर सकते हैं, अगर ऑप्शन है तो उससे आपका सेकेंड ईयर का खर्च और वो खर्च वहाँ से निकल जाता है, वो निकाल लेते हैं बंदे। प्लस उसके बाद आपको मास्टर्स अच्छा कॉलेज से किए और अच्छा स्किल्स है, प्रीवियस आपका यहाँ से एक्सपीरियंस है, अच्छा तो अच्छे जगह प्लेसमेंट होने की जरूरत, मतलब ये समझिए 100% चांसेस हैं किसी अच्छी जगह वहीं पे प्लेस हो जाएंगे आप, कंपनी आपको प्लेस कर लेगी। तो एक बार अगर कंपनी प्लेस हो गई, आप फुल टाइम जॉब में आ गए, तो ये समझिए कि जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो आप 6 महीने साल भर में आप निकाल सकते हैं, वापस हो जाएगी आप। अच्छा, ठीक है, बहुत ईजी है ये चीज़ें, लोग और अडेप्ट करते भी हैं। यहाँ के हमारे एरिया के लोगों को नहीं पता, नहीं जाते हैं इसके थ्रू, लेकिन आप जगह साउथ में चले जाएं या हैदराबाद में लोग बीटेक फर्स्ट ईयर में होते हैं, वहीं से प्लानिंग करता है कि कैसे जाएं हम वहाँ से मास्टर करने के लिए, लोग स्टार्ट कर देते हैं बीटेक फर्स्ट ईयर से ही। अपने इलाके में बस अवेयरनेस ये है कि हम किसी तरह से बस आईटी एक इंजीनियरिंग अगर हो पाएगा तो ठीक है, हाँ वो कर लें, या फिर मेडिकल हम कहीं से कर लें जी, तो जिसमें कि 30 से 40 साल का वक्त हमारे ख्याल से खत्म हो जाता है जी। खास के मेडिकल फील्ड में तो आपका 40 साल 35 साल तो लग ही जाएगा। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा यहाँ के बच्चों के लिए, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या कोई भी ग्रेजुएशन करते हैं अच्छे फील्ड में, या आईटी या कंप्यूटर साइंस से या मेडिकल फील्ड से, आपको अगर जॉब मिलती है तो वेल एंड गुड। आप वेट ना करें, मास्टर्स के लिए ट्राई करें, चाहे यूके हो, चाहे कनाडा हो या यूएस हो। आप एक बार इन कर गए, फिर आप और मास्टर्स वहाँ 2 साल किसी तरह सर्वाइव कर लिए, फिर आपकी
एक अच्छा स्टेबलाइज कर सकते हैं। हाँ कारोबार भी बहुत से लोग हैं जो कनाडा में कर रहे हैं जी, और भी दूसरी कंट्रीज में। वो कनाडा का शायद मुझे ज़्यादा मालूम है, इसलिए मैं कनाडा का नाम बार बार ले रहा हूँ। तो आखिर कारोबार के लिए कैसे लोग जाते हैं? एक तो ये कि आपने कहा कि भाई एजुकेशन हासिल करना है, और एक है कि कंपनी ने हमको भेजा है जी। लेकिन एक वो है कि कारोबार, एक तो है कि ब्लड रिलेशन है जी, कोई हमारी फैमिली वहाँ रहती है तो आप ब्लड रिलेशन में है, लेकिन कारोबार के लिए भी लोगों को देखा गया है कि वो वहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं, कारोबार करते हैं, वहाँ जाते हैं। तो ये किस तरह से होता है? ये वहाँ के गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है लोगों को इनवाइट करना, और यहाँ पे आकर के कनाडा में आकर के लोग बिजनेस करें, ताकि उस बिजनेस से 10 और लोगों को जॉब दे। वहाँ के लोगों को जॉब क्रिएशन है। तो अगर आप उसके लिए थोड़ा सा ये है कि एसेट्स आपके होना ज़रूरी है, वेल्थ होना ज़रूरी है उस प्रोग्राम में जाने के लिए। यहाँ वेल्थ शो करना है, मे बी आपके पास अगर 2 करोड़ है, 1 करोड़ है, आपसे अप्लाई करें कि हम इतने करोड़ हमने इतने वेल्थ का हम वहाँ पे बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो आप उसके बिजनेस आइडिया, हाँ वो आइडिया आप प्रेजेंट कर दें, आप प्रोसेस करें, अपने डॉक्यूमेंट को सारा चीज़ें शो करें, आपको अप्रूवल मिल जाता है। और बेस्ट थिंग ये है कि आपको अप्रूवल मिलने के बाद फिर अगर एडिशनल आपको मॉनेटरी हेल्प की ज़रूरत है एस्टेब्लिश करने के बाद, वहाँ के गवर्नमेंट आपको लोन प्रोवाइड इजीली। प्लस दूसरा, अगर सपोज करें 1% चांसेस, 5% चांसेस और 50% चांसेस कि अगर आपके बिजनेस लॉस में जा रहे हैं, कोलैप्स कर रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इन टर्म्स ऑफ टैक्स रिटर्न कि आप अपने बिजनेस को फिर से रिवाइव करने की सोचें, रिवाइव करें उनको। तो अगर आपने शुरू के 1 ईयर आपने इस्टेब्लिश कर लिया, गवर्नमेंट को अच्छा सा रिटर्न टैक्स फिल कर दिया, अपने बिजनेस को दिखा दिया, उसके बाद अगर आपका अगर बाय चांस स्क्रैप भी हो जा रहा है तो आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। बेसिक एजुकेशन वहाँ पे या बेसिक जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो क्या है, वो फ्री हैं, क्या है? मेडिकल फैसिलिटीज़ 100% फ्री है वहाँ पे, 100% इन टर्म्स ऑफ आप अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं, हॉस्पिटल में जाकर के आपकी जितनी भी चीज़ें चेकअप्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, सिटी स्कैन्स होते हैं, वो सारी चीज़ें नॉर्मल, वो वहाँ के नॉर्मल में आता है। यहाँ नहीं है कि MRI हो गई तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो वो चीज़ें वहाँ पे नॉर्मल होती है। वो सारी अनलेस एंड अनटिल की एक क्रिटिकल सिचुएशन में अगर पहुँच गए आप, ऑपरेशन है, बहुत बड़ा ऑपरेशन है, उसमें आपको फिर कुछ पॉकेट से लगेगा, 100% नहीं, कुछ आपको पॉकेट से देना पड़ेगा, कुछ परसेंटेज, नहीं तो बाकी सारा चीज़ें कवर होता है। लेकिन एक चीज़ कवर नहीं होता है, वो है मेडिसिन फ्री नहीं है वहाँ पे, वो आपको खरीदनी होती है। उसके लिए लोग इंश्योरेंस लेकर रखते हैं, इंश्योरेंस आपको 80% 90% जैसा इंश्योरेंस लेंगे वो कवर कर देता है। ओनली 10% 15% आपको पेमेंट करना पड़ता है। एजुकेशन में क्या है, कहाँ तक फ्री एजुकेशन रहती है? एजुकेशन वहाँ के हाई स्कूल यहाँ क्या बोले तो इंटरमीडिएट, यहाँ का इंटरमीडिएट तक आपको वहाँ पे एजुकेशन फ्री है। उसके बाद इंटरमीडिएट तक क्या कोई प्राइवेट स्कूल वगैरह वहाँ पे नहीं है? प्राइवेट स्कूल नहीं है, ना के बराबर, कुछ भी प्राइवेट नहीं है। एक प्राइवेट चीज़ मिलेगा, इस्लामिक स्कूल वहाँ। अच्छा, वो जो बेसिक आप फैसिलिटीज़ बता रहे हैं तो उसके लिए इसका मतलब है कि प्राइवेट मेडिकल वो नहीं है, प्राइवेट मेडिकल है ही कह लें आप, नहीं हॉस्पिटल्स कह लें आप, ये वो प्राइवेट है लेकिन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। अच्छा, वो तो प्राइवेट है लेकिन वो अंडरटेकिंग वो गवर्नमेंट का, हाँ, वो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस है कि कुछ भी आपको जितना भी चीज़ें चार्ज करना है वो गवर्नमेंट से चार्ज करें, कैंडिडेट पीपल या सिटीजन्स के लिए कुछ नहीं करना है आपको, वो चार्ज करते हैं गवर्नमेंट को। सेम चीज़ एजुकेशन में, सेम चीज़ एजुकेशन में। एजुकेशन का तो पब्लिक स्कूल है, उसमें कोई नहीं, पब्लिक जो टीचर्स को सैलरी वगैरह गवर्नमेंट, इंटरमीडिएट तक की जो एजुकेशन है वो बिल्कुल ही जी। और वुमेन एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट का वैसा कुछ ऐसा डिफ्रेंसिएशन वहाँ पे है ही नहीं कि बॉयज़ को हम ये करें तो गर्ल्स के लिए कुछ नया प्रोग्राम लाएं। वहाँ पे कोई डिफ्रेंसिएशन है ही नहीं, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों सेम है। वो जेंडर कोई ऐसा खास डिस्कशन नहीं है, जेंडर डिस्कशन नहीं है वहाँ पे कोई भी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी आपका इंडिया में भी धीरे धीरे जेंडर इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन खत्म हो रहा है, धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं, गर्ल्स आ रहे हैं अपने इलाके में, बहुत से अच्छे कॉम्पिटिशंस में आ रहे हैं, बट लोगों को और ज़्यादा अवेयर कराने की ज़रूरत है। खास करके हम अपने एरिया में लोग अभी भी बॉयज़ को ज़्यादा तरजीह देते हैं इन टर्म्स ऑफ गर्ल्स। उनकी पढ़ाई के बारे में पूरी प्लानिंग होती है, गर्ल्स के लिए नहीं होती है, एक स्टेज तक होती है जी। तो बेसिकली उनको भी प्रमोट वैसे ही करना चाहिए जैसे हम बॉयज़ को करते हैं। बहुत सी जानकारी आपसे मिली कि किस तरह से किस तरह के कोर्सेज के ज़रिए से एक आम आदमी भी जा सकता है, कि स्टूडेंट जा सकता है, और किन किन मराहिल से उनको गुजरना पड़ेगा, और क्या एक तरह से गाइडलाइन है जो आपने दिया है। उसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें जो शायद मुझे पूछनी चाहिए थी, मैं पूछ नहीं पाया,
या आप बताना मुनासिब समझें तो आप द संवाद के माध्यम से इस इलाके के लोगों को बता सकते हैं। जी मैं बस लास्ट में एक सजेशन फीडबैक एज एन फीडबैक देना चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बच्चे सिर्फ यहीं तक महदूद रह जाते हैं, यहीं से ग्रेजुएशन किया, यहीं से मास्टर्स किया, यहीं पे अपॉर्चुनिटी अगर मिली तो जॉब किया, नहीं तो बैक टू अपने सिटी आ जाते हैं, अपने जॉब में लग जाते हैं, अपने जो चीज़ें वहाँ पे अपने गार्जियंस कर रहे थे या पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप आगे करियर, अगर यहाँ पे ग्रोथ नहीं मिल रही है करियर ग्रोथ, तो लेकिन ट्राई करें आप बाहर के लिए, कनाडा है, यूएस है, अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है। आप मास्टर्स के लिए जाएं, वहाँ पे मास्टर्स करने के बाद एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है फिर वहाँ पे वर्क करने के लिए। वो करियर आपका यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। करियर आपको ये समझिए कि वहाँ यहाँ ये समझना चाहिए कि आप बीटेक किए हैं, कभी भी करियर स्टार्ट हुआ है, आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेरियस चैनल्स हैं वहाँ पे मास्टर्स करने के लिए, वेरियस यूनिवर्सिटीज़ है। आपको इंटरनेट पे आजकल पूरी इंटरनेट की दुनिया है जहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है। अगर कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अफान साहब से मेरा कांटेक्ट मिल सकता है और हम इंशाल्लाह जहाँ तक हो सकेगा हम हेल्प कर सकते हैं उनको वहाँ पे, या मास्टर्स के लिए कोई भी एजुकेशन कोर्स करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, जहाँ भी कोई हर्डल हो उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए इंशाल्लाह हम हमेशा आगे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नजमुल साकिब भाई कि आपने जानकारी भी दी और ये वादा भी किया कि कोई अगर इससे रिलेटेड किसी तरह की भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो आप ज़रूर उनकी मदद करेंगे। पूरी द संवाद की टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।